हाँ हाँ, तो हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो जितने बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, उनका चैप्टर 2 है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इससे पहले मैं 11 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी इसकी 12वीं क्लास है और आज की क्लास में हम इस अध्याय का समापन कर देंगे। तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो सभी बच्चे अपने अपनी NCERT की बुक्स को खोलें, क्योंकि जहाँ तक संभव है तहाँ तक हमारा सारा कंटेंट किसका NCERT का है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं जो हमारा बचा हुआ कुछ हिस्सा है इस किताब का, इस अध्याय का। तो इस अध्याय का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की हमें क्लास में पढ़ना क्या है? आज की क्लास में देखिए हमारा बचा हुआ हिस्सा बचा है प्रियॉन्स एंड लाइकेन, ठीक, पोषक। प्रियॉन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आज आखिर में हमें ये देखना है कि प्रियॉन्स क्या होते हैं और लाइकेंस क्या होते हैं। तो आज के हम इससे अपनी कक्षा में प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा प्रोशंक देखिए, जो प्रियॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोशंक। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोशंक। इसकी सबसे पहले खोज की थी स्टैनले बी प्रूशिनर। तो स्टैनले बी प्रूशिनर ने 1982 में इसकी खोज की थी। साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्टैनले बी प्रूशिनर। इन्होंने 1982 में इसकी खोज की थी। अब हम देखते हैं आखिर में ये क्या। तो ये जो प्रोशंक है, इससे देखिए बीमारी होती है एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ठीक, जैसे इसे हम कहते हैं काउमैट डिसीज, ठीक। तो काउमैट डिसीज क्या है हम थोड़ा अभी यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आधुनिक चिकित्सा में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ठीक, कुछ इन्फेक्शियस, ठीक है, संक्रामक न्यूरोलॉजिकल डिसीज असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले एजेंट्स द्वारा प्रेषित की गई। तो कुछ हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर में जो प्रोटीन्स मिलती है, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है कि उस प्रोटीन्स में क्या होती है, कुछ फोल्डिंग मिस फोल्डिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए। देखिए ये है हमारे शरीर में मिलने वाली एक नॉर्मल प्रोटीन। ये है हमारे शरीर के अंदर मिलने वाली नॉर्मल प्रोटीन, ठीक, नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है, सामान्य प्रोटीन। ये क्या है मेरी? सामान्य प्रोटीन। अब इस सामान्य प्रोटीन में हम यहाँ पर गौर से देखिए तो मुझे यहाँ पर कुछ फोल्डिंग दिख रही है। ये देखिए, 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 ये देखिए। उस प्रोटीन्स के अंदर क्या कुछ प्रोटीन्स में जिस प्रकार की फोल्डिंग होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट टाइप की फोल्डिंग हो रही है। अर्थात जो सामान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है, तो इसे कहते हैं असामान्य। असामान्य, असामान्य का मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल मिस फोल्डिंग प्रोटीन, जिससे सामान्य तरीका से प्रोटीन को फोल्ड होना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा है, तो उसी को कहते हैं मिस फोल्डेड प्रोटीन। तो एबनॉर्मल फोल्डर प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो यही वो प्रोटीन है जो देखिए यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल। ये देखिए, ये देखिए एबनॉर्मल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है? एक एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल, ठीक, फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो इसकी वजह से जो हमारी प्रोटीन जिस प्रकार से फोल्ड होनी चाहिए थी वह प्रोटीन उस प्रकार से फोल्ड नहीं हो रही है, उसकी आकृति कहीं न कहीं चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कुछ रोग हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, कुछ जंतुओं में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है वो एबनॉर्मल प्रोटीन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है,
इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। पहली बात, ये जो मिसफोल्डिंग प्रोटीन हो रही है इसके साइज की बात करते हैं तो वायरस का जो साइज है और इसका जो साइज है, ठीक, तो ये क्या है, सेम साइज, वायरस के जैसा साइज है, जितना साइज वायरस का है उतना ही साइज इसका है। थोड़ा हम और आगे हल्का सा भी समझते हैं, देखो सब कुछ आ जाएगा धीमे धीमे। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। इसमें देखो पहली बात, इसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, एनिमल्स में होने वाली जब मिसफोल्डिंग प्रोटीन हो रही है, जिस प्रकार से उस प्रोटीन को फोल्ड होना चाहिए था, अब वो वैसे नहीं हो रही है, नॉर्मल तरीका से फोल्ड नहीं है, उसमें कुछ क्या हुआ, कुछ चेंजिंग आ रही है, जिसे कहते हैं एबनॉर्मल मिसफोल्डिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या है, जिसकी वजह से क्या है, कुछ जंतुओं में, ये देखिए जानवरों में, ठीक, जानवरों में देखिए बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसे ध्यान रखिए हिंदी में, ठीक, इंग्लिश में ये देखो लिखा है बोविन स्पेंजोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BSE नामक रोग हो जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज, अर्थात काउ मैड डिसीज। ये है मेरे पास गाय, तो कुछ गाय में इस प्रकार के जानवरों में इस प्रकार का रोग हो गया था, तो उस गाय को हम देखते हैं तो वो कुछ अलग टाइप का व्यवहार करती है, कि जैसे हंसने जैसा व्यवहार, ठीक, कुछ पागल जैसा व्यवहार। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं इस गाय के अंदर क्या है, इसके बिहेवियर में क्या आ गया, इसके व्यवहार में क्या आ जाता है, व्यवहार में क्या आ जाता है, चेंज। ठीक, हम समझ गए कि मिसफोल्डिंग प्रोटीन हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, इन गायों के व्यवहार में क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज, बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार से इनमें क्या मुझे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये है, देखिए एक नॉर्मल कंडीशन, जो एक नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए प्रोटीन्स वगैरह में, ठीक। और अगर इस नॉर्मल में मुझे देखो ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो क्या है, क्रू डिसीज, ठीक है। और इस प्रकार के ऐसे सिम्टम दिखते हैं, इसे सिम्टम ऐसे, तो इसे कहते हैं स्क्रैबी प्रोटीन, ठीक है, स्क्रैबी प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रकार के जो मुझे लक्षण दिखाई देते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन ऐसे 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 अगर वो किसी इमेज निकल के आती है तो हम इसे कहते हैं CJD क्या है, देखिए ये लिखा है। तो इसमें अगर हम किसी मानव की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई मानव है, उस मानव के बॉडी में किसी प्रकार से एबनॉर्मल मिसफोल्ड प्रोटीन हो गई, तो किस प्रकार से ऐसी प्रोटीन है जो उसमें क्या हो गई, मिसफोल्ड हो गई, तो हम वहाँ पर देखते हैं। अगर मैं मनुष्य की बात करता हूँ तो उसके दिमाग में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, देखिए, तो उसका दिमाग क्या होगा, ब्रेन श्रिंकेज, अर्थात सिकुड़ने लगेगा, अर्थात सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ने जैसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, सिकुड़ सा जाता है हल्का सा, ठीक। जबकि मनुष्यों में, ठीक, जबकि मनुष्यों में क्रूट्ज़फेल्ड जैकोब डिसीज, ठीक है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट में CJD डिसीज, ये नाम समझिए, CJD डिसीज कॉज करता है। इस प्रकार से अगर मनुष्यों में हो गए तो हम इसे क्रूट्ज़फेल्ड जैकोब डिसीज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये है CJD क्या है, मेरे मनुष्यों में पाए जाने वाला एक रोग है, जो क्या है, एक मिसफोल्ड प्रोटीन की वजह से हो रहा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है लाइकेन। लाइकेंस के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। लाइकेंस के बारे में देखिए, लाइकेंस, इस लाइकेंस को पहले यहाँ पर देखिए, ये कोई एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ये देखिए फंगस सी लगी हुई है, फंगस है, ठीक। और वो फंगस देखिए कुछ कुछ हरी हरी सी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हरी हरी क्या है, ये हरी हरी क्या है, यहाँ पर एल्गी है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा लाइकेन होता है, लाइकेन उसे कहते हैं जहाँ पर शैवाल और कवक दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पास पास में होंगे, दोनों पास पास में होंगे, एक सिम्बायोटिक कंडीशन में रह रहे हैं, एक किस में रह रहे हैं, सहजीवी के रूप में। तो देखिए लाइकेन की बात है, लाइकेन क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें इसमें, एक तो है मेरा शैवाल और दूसरा क्या है, मेरा कवक। तो यही देखिए यहाँ पर देखिए गौर से,
देखिए यहाँ पर ये है एक पेड़। अब पेड़ के ऊपर हम गौर से देख सकते हैं, मुझे यह कवक जैसी संरचना दिख रही है, बट यहाँ पर इस कवक जैसी संरचना में मुझे कुछ रंगीन संरचना भी दिख रही है। तो जो ऐसी कवक जैसी संरचना दिख रही है वो तो मेरी कवक है। अब इसके साथ में रंगीन संरचनाएं भी दिख रही हैं, तो वो रंगीन संरचना क्या है? वो है एक एल्गल पार्ट, अर्थात वो शैवाल है। तो हम उसे लाइकेन उसे कहते हैं जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। तो ये देखिए कंडीशन, देखो ऐसे किसी प्लांट्स के ऊपर पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर मुझे ऐसी संरचना दिख रही है, तो मैं कह सकता हूँ क्या है? लाइकेन। जिस प्रकार से मुझे ऐसी संरचना किसी पेड़ के ऊपर दिख रही है, तो मैं इसे कहता हूँ लाइकेन। तो देखिए लाइकेन में देखिए दो चीज मिलेंगी, एक तो मिलेंगे आपको शैवाल और मिलेंगे कवक। जब शैवाल और कवक दोनों पास पास आ जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं, ठीक, तो ऐसी संरचना को मैं कहता हूं लाइकेन। तो देखिए यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम यहां पर थोड़ा समझते हैं। देखिए ये शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास, ठीक है, सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ रहना, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी अर्थात पारस्परिक उपयोगी, ठीक है, ये क्या है? पारस्परिक उपयोगी एसोसिएशन है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, लाइकेन क्या है? लाइकेन वो होते हैं जहां पर मुझे देखने के लिए शैवाल मिलेंगे और मुझे देखने के लिए कवक मिलेंगे, दोनों साथ साथ रहते हैं, मैं उसी को क्या कहता हूं? लाइकेन। तो यहाँ पर देखिए मुझे शैवाल के घटक जो होते हैं, जहां पर मुझे शैवाल मिल रहे हैं उसे मैं कहता हूं शैवालांश। उन्हें हम क्या कहते हैं? शैवालांश, यानी फाइकोबायोंट, ठीक। और जो भाग मेरा यहाँ पर कवक वाला है, ठीक, जो भाग मेरा यहाँ पर क्या है? कवक वाला। तो कवक वाला जो भाग है, ठीक, कवक वाला भाग, कवक वाला भाग जिसमें कवक होते हैं, तो कवक घटक को हम क्या कहते हैं? कवकांश, माइकोबियंट, ठीक, ये कवक। अब इसमें रंगीन जो संरचना देखिए वो क्या है मेरी? शैवाल, वो क्या है? शैवाल वाला भाग, ठीक। तो शैवाल वाले भाग को क्या कहते हैं? शैवालांश। और कवक वाले भाग को क्या कहते हैं हम? कवकांश, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसकी ये है कि अगर कहीं पर भी किसी शहर में अगर हम रह रहे हैं, तो उस शहर में अगर हमने ये लाइकेन जो मिलते हैं वो हमने अपने घर में लाके लगा लिए, हमने अपनी दीवारों पर लाइकेन को लगा लिया। ये तो अगर हम देखते हैं कि अगर धीमे धीमे से मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे लाइकेन्स क्या कम हो रहे हैं, अर्थात उसमें क्या है? लाइकेन्स की संख्या कम हो रही है, लाइकेन मर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वातावरण में लाइकेन मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर SO2 प्रदूषण क्या है? अधिक है। तो यही तो देखो रखा है, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन SO2। तो ये SO2 जो प्रदूषण होता है उसके अच्छे खासे क्या होते हैं? ये अच्छे क्या होते हैं? सूचक, ठीक। सूचक का मतलब सूचना दे देते हैं। अगर वातावरण के अंदर में SO2 अधिक है, देखो इसे देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई वातावरण है और उस वातावरण के अंदर में SO2 अगर अधिक है, SO2 अधिक है, ठीक, तो लाइकेन क्या होंगे? तो लाइकेन क्या होंगे? तो लाइकेन मर जाएंगे, तो लाइकेन मर जाएंगे। अगर वहां पर SO2 प्रदूषण नहीं है, अगर वहां पर SO2 नहीं है, ठीक, तो लाइकेन जिंदा रहेंगे, तो लाइकेन जिंदा रहेंगे, तो लाइकेन क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। ये SO2 को सूचक है। तो जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड अगर जिस वातावरण में, तो वहां पर मेरे लाइकेन क्या है? वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये इसकी मेन पहचान है। तो अब हम थोड़ा और आगे हल्का सा और समझ लेते हैं। अब देखिए थोड़ा तो हम और समझते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन के बारे में देखिए हम थोड़ा और अभी समझ लेते हैं। देखिए तो लाइकेन की सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें देखिए मुझे शैवालांश, मुझे शैवाल और कवक दो घटक मिल रहे हैं, ठीक। कवक के घटक को कहता हूं मैं कवकांश और शैवाल के घटक को कहता हूं मैं शैवालांश, ठीक। तो पहले शैवालांश को देख लेते हैं। देखिए शैवालांश क्या कह रहा है। देखिए
सेवालांश, सेवालांश क्या है? एल्गल पार्ट है जिसे मैं कहता हूं फाइकोबियोन्ट। ठीक, पहली बात, शैवाल क्या करेगा? ये स्वपोषी अर्थात तो फोटोसिंथेसिस करेगा जो खाना प्रोवाइड करता है। अब शैवाल है और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन कवक जो होते हैं, कवक कैसे होते हैं? वो खाना अपने आप नहीं बना सकते, परंतु शैवाल की बात करते हैं जो हरे हरे होते हैं, ग्रीन शैवाल हैं। मोस्ट रूप में अगर हम शैवालों को देखे जाए तो शैवाल अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं। तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। तो शैवाल का काम क्या है? खाना बनाना। शैवाल का काम क्या है? खाना बनाना, अर्थात वो फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। अब शैवालों में देखो क्या है, या तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए ऐसे साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं जो कवक के साथ आपस में रिलेशन बना कर रह रहे हैं। और जितने भी मेरे साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। और मोस्टली केस में देखे जाए तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में एक सहजीवी के रूप में रहते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा अब साइनोबैक्टीरिया का काम क्या है? जब वो पहले लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते तो नाइट्रोजन फिक्स कराते थे उन्हें, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण, जैसे कि नॉस्टोक एवं साइटोनीमा। तो ये वाले जो शैवाल हैं ये मेरे कवक के साथ मिल जाएंगे तो ये अपना खाना बनाएंगे। उन कवकों को क्या करेंगे? सही तरीका से न्यूट्रिशन यानी कि नाइट्रोजन देंगे। उन्हें न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, उन्हें नाइट्रोजन सही तरीका से दे रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है का ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो है ये कवकों के साथ मिल जाते हैं तो ये कहीं न कहीं जा करके क्या? लाइकेन बनाते हैं। अब कवक के बारे में देख लेते हैं। तो कवक वाले घटक को कहते हैं हम फंगल पार्ट। ठीक, फंगल पार्टनर या माइक्रोबियोन्ट, कवकांश माइक्रोबियोन्ट। ठीक है, ये शैवाल को आश्रय देता है। कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने के लिए आश्रय देता। भैया आजा, मेरे पास बहुत सारी जगह है, मैं तुझसे साइज में बड़ा हूं, तो मेरे साथ आराम से रह सकता है। तो ये उसे रहने के लिए क्या दे रहा है? जगह। ये जल तथा मिनरल का अवशोषण करता है। अब कवक का क्या काम करेगा? कवक जल से, जमीन से जो भी कुछ जल आ रहा है या जहाँ से जल मिल रहा है उसे प्लांट से जल ले लेता है। तो जहाँ से भी वो जल लेगा उस जल को क्या करेगा? ये शैवालों को दे देगा कि भैया तू खाना बना के मुझे दे रहा है, ले पानी मेरी तरफ से ले ले, मेरे घर रहे आराम से, पानी ले। तो ये उसे देता है। दूसरी बात, ये परपोषी होते हैं। ये परपोषी होते हैं। अब इनकी बात करें, कवक अपने आप खाना तो बना नहीं सकता, वो किसी न किसी पर आश्रित होता है। तो उसे खाना बना हुआ कौन दे रहा है? उसे बना हुआ खाना कौन दे रहा है? शैवाल दे रहे हैं। तो शैवाल उन्हें खाना देते हैं। दूसरी बात, अगर श्वसन की बात आती है तो ये क्या है? ये श्वसन में भी हेल्प करते हैं। तो ये श्वसन में क्या करेंगे? हेल्प। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के जितने भी अक्सर सदस्य मिलते हैं और वहाँ से मेरे साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया और एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के जितने भी मेरे कवक हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं, वो उसे खाना दे रहा है तो वो उसे पानी दे रहा है। ठीक, वो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है तो वो उसके लिए क्या है? रहने के लिए जगह दे रहा है। तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज साथ साथ रहती तो उसे मैं कहता हूँ लाइकेन। और इसकी मेन पहचान ये है कि जहाँ पर SO2 प्रदूषण अधिक होगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर ये वृद्धि नहीं करेंगे। ये हमारी मुख्य चीज है इसके बारे में। और इनकी बात करते हैं कवक की, तो कवक बहुत सारे क्या हैं? ये बड़े बड़े उनके साथ रहेंगे तो ये एग्जिबिट सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ माइक्रो। अगर ये कुछ कवक ऐसे होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट्स, जैसे कि मैं बात करता हूँ पाइनस की, जिम्नोस्पर्म में आते, तो पाइनस की बात करूँ तो पाइनस की जड़ों में देखिए यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या कवक मिल रहे हैं। ये देखिए कवक है, यहाँ पर कवक है। तो ये बड़े प्लांट्स के साथ रहेंगे, बड़े बड़े ट्रीज के साथ रहेंगे, तो मैं उसे कहता हूँ माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या है? हायर प्लांट्स है, जैसे कि पाइनस है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, एक हायर प्लांट है, उस पेड़ के साथ में जड़ में कौन रह रहा है? कवक। तो कवक वहां पर कैसे रह रहा है? एक सहजीवी के रूप में, उससे कुछ न कुछ बेनिफिट ले रहा है, तो ये भी कुछ उसे दे रहा है। तो इस ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को हम कहते हैं माइकोराइजा।
इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम देखें थोड़ा आगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के, हम थोड़े कुछ क्वेश्चन और उनके हम सॉल्यूशंस को यहाँ पर देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हमारी नई वाली जो एनसीईआरटी है, उस नई वाली एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जैसे हमने इस अध्याय को पढ़ रहे थे शुरू में, तो अध्याय में देखिए हमने ये बताया था, इस अध्याय में ये लिखा गया है कि जैसे जैसे मेरी सभ्यता का उदय हुआ, तो सभ्यता का उदय हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपने खुद के प्रयोग किए, मतलब खुद के उपयोग किए, जानवरों के उपयोग किए, फलों के उपयोग, तो उन्होंने उपयोग के आधार पर क्या उसका वर्गीकरण किया। लेकिन धीमे धीमे जैसे मेरे अरस्तु आए, तो अरस्तु ने कुछ अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिफिक तरीका से अपना क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद कैरोलस लीनियस आए, तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, उन्होंने भी साइंटिफिक तरीका से अपना दिमाग लगाया और कुछ डीपली अध्ययन किया। उसके बाद हैकल आए, उसके बाद कॉपलैंड आए, उसके बाद कौन आए, आर्च विटाकर आए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा वर्गीकरण था उसमें समय के साथ धीमे धीमे क्या आते गए, परिवर्तन आते गए। तो यही देखो इसमें लिख दिया है। तो यही पर देखिए वर्गीकरण प्रणालियों में समय के साथ कई परिवर्तन हुए। वर्गीकरण का प्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था, ठीक है, अरस्तु ने किया था। उन्होंने पौधों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों, ठीक, और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया। दूसरी ओर जानवरों को लाल कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया था। वर्गीकरण की यह प्रणाली सभी ज्ञात जीवों को वर्गीकृत करने में विफल रही। वर्गीकृत करने में क्या रही, विफल। तो अरस्तु ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो अरस्तु का क्लासिफिकेशन काफ़ी लोगों ने समझा, लेकिन बहुत कुछ लोग साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने इसमें प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि ये पद्धति क्या है अरस्तु वाली, सही नहीं है। फिर कैरोलस लीनियस आए, तो फिर उसके बाद देखिए इसलिए लीनियस ने वर्गीकरण की दो जगत पद्धति दी। फिर लीनियस आए, लीनियस ने अपने दी। इसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया शामिल हैं। हालांकि यह प्रणाली एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच अंतर नहीं किया करती थी। इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे जीव थे जिन्हें दो साम्राज्यों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। इन समस्याओं को हल करने के लिए 1969 में R.H. विटाकर द्वारा वर्गीकरण की एक 5 जगत पद्धति को प्रस्तावित किया गया था। विशेषताओं के आधार पर जैसे कोशिका संरचना, पोषण की विधि, कोशिका भित्ति आदि 5 जगत जैसे मोनिडा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया का निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे समय के साथ क्या हुआ, मेरा चेंजिंग हुआ। तो कैरोलस लीनियस आई, उसके बाद हैकल आई, उसके बाद कॉपलैंड आई, उसके बाद आर्च विटाकर आई। तो आर्च विटाकर ने अच्छी तरीक़ा से उसका अध्ययन किया। उनके बहुत सारे बेस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके वर्गीकरण को सबने मान्यता दी थी। अब हम थोड़ा और आगे समझ चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दो। निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। परपोषी के बारे में देखिए कुछ लिखना है। परपोषी बैक्टीरिया उसे कहते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो उनके ऊपर कुछ उन्होंने पूछा है। तो देखिए पहली बात, जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं तो वो खाने के लिए सड़ी गली या किसी और भी चीज़ के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। वो क्या है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। वो क्या है, आपके पैरासाइटिक होते हैं, वो आपके सहजीवी के रूप में रह सकते हैं। वो आपके सड़ी गली चीज़ों के ऊपर एक सेप्रोफाइट्स के रूप में रह सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर भी रह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये अपघटों के रूप में कार्य करते हैं और ह्यूमस के निर्माण में मदद करते हैं। देखिए बहुत सारे परपोषी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। मान लीजिए कि कोई जानवर है या कोई बड़ा जानवर है, वो जानवर मर गया है, तो हम क्या कह सकते हैं,
हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो जानवर क्या हुआ, डीकम्पोज हो जाता है उसका शरीर, और उसका शरीर क्या धीमे धीमे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उसे खा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई मर भी गया है तो उसे जमीन के अंदर गाड़ देंगे हम, जमीन के अंदर जैसे ही गाड़ेंगे तो क्या होगा, हम कुछ दिनों बाद देखते हैं तो क्या हुआ, उसका सारा शरीर गल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया खा देते हैं। तो जो बैक्टीरिया खा जाते हैं वो क्या है, वहाँ की जमीन क्या हुई, एक ह्यूमस बन गई, एक खाद जैसी बन गई। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ जैसे कि लकड़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खाना सब सड़ता रहता है। जैसे मेरा गोबर होता है, गोबर भी सड़ता रहता है। क्यों? उसे कौन खा रहे हैं, उसे परपोषी बैक्टीरिया खा रहे हैं, परपोषी जीवाणु खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमस में क्या करते हैं, ह्यूमस में क्या करते हैं, निर्माण। ह्यूमस का मतलब होता है एक ऐसी खाद, सड़ी गली खाद होती है, उसी को मैं ह्यूमस कहता हूँ। मान लीजिए कोई पत्तियाँ हैं, किसी आप ऐसे बाग में चले जाए तो उसमें बहुत सारी पत्तियाँ गिरती रहती है बाग में, तो पत्तियाँ को वही कि वही सड़ जाती हैं। तो जो पत्तियाँ सड़ गल जाती हैं उसी को मैं कहता हूँ ह्यूमस। उसे अपने खेत में डाल सकते हैं, एक खाद के रूप में काम करती हैं। तो यही देखो कहा गया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने में कर सकते हैं हम। प्रतिजीवी, ठीक है, प्रतिजैवी, ठीक है, एंटीबायोटिक लिखा है इसमें, ठीक है, प्रतिजैवी उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने में होता है और पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग होता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो परपोषी हैं। बहुत सारे परपोषी में क्या, मेरे पैरासाइटिक भी हैं, किसी के सहजीवी के रूप में रह रहे हैं। तो कोई ये सारे क्या है, मेरे परपोषी के रूप में क्या कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आद्य बैक्टीरिया। आखिर में आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया। तो ये आर्की बैक्टीरिया जुगाली करने वाले पशुओं के गोबर से मेथेनोजेंस द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो बहुत सारे देखिए आर्की बैक्टीरिया मुझे कहाँ मिलेंगे, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं जैसे गाय या भैंस या बकरी जो जुगाली करते हैं। तो जो जुगाली करते हैं तो उनका जो पेट होता है, आमाशय होती है, उस आमाशय में एक जगह होती है जिसे कहता हूँ मैं रूमेन। तो रूमेन के अंदर मुझे देखने के लिए वो बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो कहीं न कहीं मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो क्या है, मीथेन गैस के उत्पादन में क्या करते हैं, भाग। बायोगैस और सीवेज उपचार के निर्माण में भी मेथेनोजेंस भी शामिल है। तो बहुत सारी बायोगैस या जो सीवेज वाटर होता है वहाँ पर भी क्या है, मेरे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है तीन, ठीक है। डायटम्स की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो डायटम्स की कोशिका भित्ति की अगर बात करता हूँ तो डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है, ठीक। सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रस्टूल या सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रस्टूल या सेल। तो देखिए डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर की को कहते हैं हम एपिथीका, ऊपर को कहते हैं हम एपिथीका, तथा नीचे वाली को कहते हैं हम हाइपोथीका, ठीक। दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डायटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाती हैं, ठीक। यह डायटोमेशियस अर्थ नरम और काफ़ी निष्क्रिय होती है। इसका उपयोग तेल, शर्करा और अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जो डायटम्स होते हैं वो डायटम्स में सिलिका पाई जाती है उसकी सेल वाल में, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो सेल वाल गल नहीं सकती, सड़ नहीं सकती। डायटम्स तो मर गए लेकिन उनकी जो सेल वाल है वो करोड़ों वर्ष तक ऐसी ही पड़ी रहती है, जिसकी वजह से मेरी जो पृथ्वी होती है वहाँ पर उसकी सेल वाल की सिलिका की वजह से पूरी चादर की लेयर से दिखती है, ढेर सा इकट्ठा हो जाता है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ डाईएटोमेशियस अर्थ। जितनी भी जमीन पर पड़ी हुई है उसी को कहता हूँ मैं डाईएटोमेशियस अर्थ। तो ये बहुत सारी चीज़ में काम लेगा। वो किरकिरी होती है, बालू की तरह होती है, वो सारी काम में आती है। उसे तेल फिल्टर में कर सकते हैं। शर्करा, उसका सर औद्योगिक उद्देश्य जैसे सिरप वगैरह, जैसे कि दवाओं का सिरप है
इन सारी चीज़ों को बनाने में हम उससे उपयोग करते हैं। ये सब कुछ पीछे एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखिए, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगें क्या दर्शाती हैं। तो शैवाल पुष्पन की बात करते हैं। शैवाल पुष्पन का मतलब होता है एल्गल ब्लूम्स। ठीक, शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है। तो मान लीजिए कोई तालाब वगैरह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, तो वहाँ पर शैवालों की क्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से मैं उस पानी को देखता हूँ, मुझे पानी हरा हरा गंदा गंदा दिखता है। इसका मतलब क्या है, उसमें शैवाल क्या हो गए, शैवाल बहुत अधिक हो गए। तो उसी को मैं कहता हूँ शैवाल पुष्पन, एल्गल ब्लूम। ठीक है, यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं तो यह किससे होगा, मेरा साइनोबैक्टीरिया से। किससे होगा, ये साइनोबैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, वो पानी जो गंदा संदा हो जाता है वो बनाता है क्या, एल्गल ब्लूम बनाता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनेल्यूक्स, जैसे गोनेल्यूक्स के तीव्र गुण से समुद्र के जल का लाल होना तरंगे कहलाता है। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया मिलते हैं जैसे गोनिओलेक्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरा समुद्र कैसा हो जाता है, लाल। इसकी वजह से मेरा समुद्र क्या हो जाता है, लाल। ठीक, लाल ज्वार समुद्री फाइटोप्लैंक्टन विशिष्ट रूप से डायनोफ्लैजिलेट्स के अचानक अक्सर विषाक्त प्रसार के कारण होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषक सहायक वर्णक की उच्च सांद्रता के कारण समुद्र को लाल, भूरा या पीला रंग देते हैं। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे के ग्रैन्युलस शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जिससे मैं कहता हूँ सेक्सी टॉक्सिन। तो गोनिओलेक्स से कुछ इस प्रकार के बात करते हैं, जो हमें मिलने वाले शैवाल होते हैं, गोनिओलेक्स की अगर हम बात करते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। वो समुद्र में जहाँ मिलेंगे तो मेरे समुद्र का रंग लाल हो जाएगा, जिसी को मैं क्या कहता हूँ, रेड टाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड। अब अगला प्रश्न है, वायरस से वायरस कैसे बनने हैं। अब वायरस से वायरस कैसे बनने हैं, तो वायरस की बात करता हूँ। इसमें देखिए, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, यह न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, यानी कि वायरस के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये अक्सर न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। जब वायरस की बात करें तो ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इसमें केवल मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, आरएनए, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। इसमें न्यूक्लियकम डीएनए तथा आरएनए। इसमें अगर वायरस की बात करता हूँ तो वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कुछ न कुछ एक होगा वायरस में। लेकिन इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए केवल डीएनए ही मिलता है, जबकि वायरस में मुझे डीएनए या आरएनए इनमें से कुछ न कुछ एक होगा, लेकिन वायरस में केवल हमें देखने के लिए डीएनए ही मिलता है। अगला देखिए, प्रोटीन का कवच पाया जाता। अगर मैं बात करता हूँ वायरस की, तो वायरस में देखिए एक प्रोटीन का कवच पाया जाता है, जबकि प्रोटीन का कवच इसमें नहीं होता है। इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार कैसे होता है, छोटा। ठीक, वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन वायरस ये केवल प्लांट्स को ही संक्रमित करते हैं। वायरस की बात करें तो वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, वायरस प्लांट्स को भी संक्रमित कर सकता है, उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं उन्हें भी संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन वायरस केवल किसको, प्लांट्स को ही संक्रमित करते हैं। उसके बाद आ गया देखिए मेरे पास प्रश्न 6, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्रोटोजोआ के देखिए 4 समूह थे। पहले देखिए प्रोटोजोआ के कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं। ये क्या है, प्रोटोजोआ के लक्षण प्रोटोजोआ, ये क्या है, लक्षण है प्रोटोजोआ के। देखिए ठीक है, तो प्रोटोजोआ के सभी सदस्य किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटोजोआ के सभी सदस्य एक कोशिकीय होते हैं।
इस समूह के सभी सदस्यों में यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो कि प्रीडेटर अथवा परजीवी के रूप में हो सकते हैं। तो ज़्यादातर है क्या देखते हैं प्रोटोजोआस क्या है मेरे, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ क्या है, वो सभी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं थोड़ा अमीबी प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये अपने सूडोपोडिया कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और अपने ही कूटपादों की सहायता से क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। दूसरी बात, इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे प्रकार मिलते हैं जो मुझे समुद्रों में मिलते हैं, तो उनकी अगर मैं बॉडी को देखता हूं तो मुझे वहां पर सिलिका देखने के लिए मिलती है समुद्री में। इनमें से कुछ एंट अमीबा परजीवी हो सकते हैं। तो एंट अमीबा क्या होते हैं, परजीवी, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो ये पेचिस करता है। उसके अलावा एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो हमारे दांत होते हैं, पायरिया का रोग करता है यहाँ पर मसूड़ों में। तो ऐसे कसावी, कसावी का मतलब होता है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। कसावी प्रोटोजोआ वो अमीबी प्रोटोजोआ थे, ये हमारे आ गए या क्या कसावी। तो इस समूह के सदस्य पैरासाइट्स होते हैं, सभी परजीवी मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पर मुझे फ्लैजिला मिलेगा, जैसे कि नाम है फ्लैजिलेटेड, अर्थात क्या है फ्लैजिला मिलता है। ये मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेक नामक रोग करते हैं, जिसे कहता हूं मैं निंद्रा रोग। ये मनुष्यों में क्या निंद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आ गया सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड इनाम सीलिया मिलेंगे। तो ये देखो जलीय अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, सीलिया पाए जाते हैं, जैसे मेरा पैरामीशियम, पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम, पैरामीशियम यहाँ पर मुझे क्या मिलना है, सीलिया मिलना है। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। ये है सीलिया, ये है सीलिया, इन्हें मैं कहता हूँ सीलिया, सीलिया पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रिस्का होती है गुलेट, यहाँ पर मिलेगी मुझे देखने के लिए एक गुलेट, यहाँ पर मिलती है गुलेट जो सेल्स के बाहरी तरफ खुलती है। सीलिया की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गुलेट की तरफ भेज दिया जाता है। इस सीलिया की वजह से गुलेट में भोजन भेज दिया जाता है, जैसे पैरामीशियम। स्पोरोजोआ, इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में इन्फेक्शन करने योग्य स्पोर्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज हैं। तो स्पोरोजोआ के अंदर देखते हैं मुझे क्या, मुझे ज़्यादातर देखने के लिए क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर प्लाज्मोडियम, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मानव की जनसंख्या अगाध। अगर प्लाज्मोडियम का मतलब धीमे धीमे क्या है, मुझे मलेरिया रोग हो जाएगा, तो स्पोरोजोन्स में मेरे प्लाज्मोडियम आ जाते हैं। तो स्पोर्स में मेरे प्लाज्मोडियम आ जाते। तो इस प्रकार से ये हमारा ये हुआ। अगला देखते हैं, पादप स्वदेशी है। ये देखो क्या है, पादप स्वपोषी हैं। क्या आप ऐसे पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित होते हैं? आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से परपोषी नहीं है, उन्हें कहते हैं आंशिक रूप से, पार्शियल। ठीक है, पौधों में स्वपोषी पोषण, पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। ज़्यादातर देखते हैं तो पौधे
कि हम बात करते हैं पौधे हमें ऑटोट्रॉफी होते हैं, ठीक, स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। इस प्रकार इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने की क्षमता होती है। हालांकि कुछ कीट बच्चे पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। उनके पास कीड़ों को पकड़ने के लिए विभिन्न साधन होते हैं ताकि वे अपने आहार को कीड़ों से प्राप्त आवश्यक पोषक तत्वों के साथ पूरा कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं वो पूर्ण रूप से तो परजीवी नहीं, वो पूर्ण रूप से क्या स्वपोषी नहीं है, लेकिन अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ते रहते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। जैसे पिचर प्लांट, जैसे निपेंथिस, वीनस फ्लाई, ट्रैप, ब्लैटर वाट एवं सनड्यू, ये इस प्रकार के प्लांट हैं जो कि क्या करते हैं, ये इस प्रकार के प्लांट हैं। जो कि इस प्रकार के। अब देखते हैं प्रश्न 8, शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है। शैवालांश क्या है, लाइकेन के शैवाल घटक को ही संदर्भित करता है। अगर मेरा लाइकेन है तो उस लाइकेन में जो शैवाल वाला भाग है उसी को क्या करता है, वो संदर्भित, उसी को क्या करता है, उसे संदर्भित करता है, उसी को दर्शाता है, ठीक है। कवकांश क्या है, लाइकेन के कवक घटक को, ये कवक घटक को दर्शाता है, ठीक है। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक के लिए भोजन तैयार करता है, जबकि कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है और मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में सारी चीज़ को बताया है और ये सारी चीज़ को हमने यहाँ पर समझाया है। अब देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9, देखिए कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक निम्नलिखित बिंदुओं पर क्या करें, हमें तुलनात्मक हमें वर्णन करना है। देखिए तुलनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है। तो पहले पोषण विधि पे करके देखते हैं। अगर मैं पोषण विधि की बात करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज ले लिया, एस्कोमाइसिटीज जो कवक वर्ग हैं, ठीक है, ये सब क्या है मेरे कवक वर्ग है, ठीक है। क्या है ये मेरे कवक वर्ग है, कवक वर्ग में हमें अध्ययन करना, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। पोषण की बात करता हूँ तो ये मृतोपजीवी अथवा पूर्ण परजीवी होती। इनकी बात करता हूँ तो ये मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं, डिकम्पोजर्स और कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब होता है गाय के गोबर पर उगते हुए पाए जाना। तो गाय के गोबर पर क्या, गाय के गोबर पर उगते हुए पाए जाते हैं, अर्थात जो गाय का गोबर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं। ये पूर्ण रूप से क्या है, मृतोपजीवी अर्थात परजीवी भी है या परजीवी। इसकी बात करें, ये भी मृतोपजीवी हैं, परजीवी या डिकम्पोजर्स, ये भी हमारे इसी प्रकार के हैं। अब देखते हैं थोड़ा जनन के ऊपर। जनन के ऊपर इनमें अंतर क्या है। अब बात करता हूँ जनन की। तो जनन विधि के ऊपर हम कवक वर्ग में देखते हैं। ये मेरा फाइकोमाइसिटीज, ये है एस्कोमाइसिटीज, ये है बैसिडियोमाइसिटीज और ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पर मैं देखिए इसमें मुझे अलैंगिक जनन जूस्पर्स या अचल एप्लानोस्पर्स द्वारा होता है इनमें, और यहाँ पर अलैंगिक जनन मुझे कॉनिडिया द्वारा होता है, और यहाँ पर स्पोर्स नहीं बन रहे हैं, और यहाँ पर जनन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, कॉनिडिया द्वारा। तो यहाँ पर किससे मिल रहा है, कॉनिडिया द्वारा, ठीक है। अब सेक्सुअल की बात करूँ, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन देखिए मुझे यहाँ पर गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से मिल रहा है, ठीक, ऐसे करके, ठीक है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट में गैमीटेंजियल फ्यूजन, और इसमें बात करते हैं हम यहाँ पर
यहाँ पर हमें लैंगिक जनन देख लिया, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमीटेंजियल फ्यूजन, और इसमें हमें देखने वाला SI के द्वारा, ठीक है। SI के अंदर क्या, S को स्पोर बनते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमें देखने के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मोगैमी द्वारा होता है। यहाँ एक बेसिडियम बनेगा, उस बेसिडियम क्या है, एक्सोजीनियस होता है, जहाँ पर मुझे देखने के लिए 4 स्पोर्स मिल जाते हैं, जिसे मैं कहता हूँ बेसिडियो स्पोर्स, जिसे मैं क्या कहता हूँ, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक। और यहाँ पर लैंगिक जन्म इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए यूग्लिनोड्स के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। अगर मैं यूग्लिनोड्स की बात करता हूँ तो अधिकांशतः ये स्वच्छ स्टेगनेंट स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका वृत्ति का अभाव होता है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं सेल वॉल क्या है, एब्सेंट होती है यहाँ पर, ठीक। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। कोशिका वृत्ति के स्थान पर रक्षात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है। क्या होता है, ये पेलिकल पाया जाता है, ठीक। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, यहाँ पर मुझे 2 फ्लैजेला मिलेंगे देखने के लिए, 2 फ्लैजेला होते हैं, ठीक। यहाँ पर हमें देखने के लिए 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होता है यूग्लिनोड में, ठीक है। ऐसे होता है यूग्लिना, यहाँ पर एक बड़ा है और एक इसी में रिड्यूस होता है, यहाँ पर एक कैसा होता है, रिड्यूस वहाँ पर, ठीक। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो यूग्लिना क्या है, अपने आप खाना बना लेता है। अगर किसी प्रकार से सनलाइट नहीं है तो क्या है, वो प्रीडेटर के रूप में काम करता है, ठीक। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन कर लेते हैं, और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की बात सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे यूग्लिना, जैसे कि हमारा यूग्लिना। तो ये है हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न है, देखिए संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। देखिए वायरस 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं, एक तो होगा प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन का खोल न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये है मेरा क्या, RNA, तो इसके चारों ओर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, कैप्सिड वही तो कह रहा है। प्रोटीन का जो खोल होता है न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक, कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों ओर जियोमेट्रिकल फैशन में लगे होते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल न्यूक्लिक एसिड या तो RNA या DNA के रूप में। तो वायरस में या तो मुझे देखने के लिए DNA मिल जाएगा या मुझे देखने के लिए RNA मिल जाएगा। पौधे तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि अन्य जंतुओं का यह DNA हो सकता है, DNA राइबोन्यूक्लिक एसिड के। तो प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो मुझे वहाँ पर देखिए RNA भी मिल जाएंगे देखने के लिए और मुझे DNA मिल जाएगी। जबकि अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतु हमें देखने के लिए आता है क्या, DNA के रूप में ही होता है। वायरस का संक्रमण करने वाला भाग जो होता है वो होता है आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, ठीक। वायरस आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होगा, मेरा या तो RNA होगा या मेरा DNA होगा। जो वायरस मिलता है वो क्या करेगा, वही इन्फेक्शन करता है, ठीक। तो देखिए डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है, जैसे T2 और T4 बैक्टीरियोफेज हर्पीज वायरस, ठीक है, या हेपेटाइटिस B। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड DNA जैसे कॉलीफेज एवं ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड RNA जैसे रियो वायरस या ट्यूमर वायरस। एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA जैसे कि TMB, खुरपका, मुंहपका। तो जितने भी मेरे TMB वाले वायरस के हैं वो क्या है, मेरे सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक।
तो वायरस से होने वाले देखो बहुत सारे रोग हैं, जैसे सार्स रोग है, बर्ड फ्लू है, डेंगू है, पोटेटा है, कोरोना है, तो ये सारी चीज़ क्या है, एड्स है, ठीक है, एड्स है, ये देखो लिखा एड्स है, तो ये सब क्या है, एक वायरस के कारण होने वाले रोग हैं हमारे। तो इतना हमने, तो आज की क्लास में हमने देखिए हमने इतना पढ़ा, क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को भी देखिए हमने समझने की कोशिश की, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने एनसीईआरटी में अंदर अच्छी तरह से मैंने एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर दिया, सब वहीं से बिलोंग कर रहे हैं। आज के लिए बाय बाय।